हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में डिटेल में जानेंगे विथ एमसीक्यूज ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम्स में नर्सिंग के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें ब्लड या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस मस्ट है, आते ही आते हैं। सो इसमें हम साथ साथ एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो मैंने पहला पिक्चर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो मैंने डाल रखा है, इसमें ओवरऑल दिख रहा है कि पेशेंट्स एक जो है उनके ब्लड जा रहे हैं एंड डोनर एंड रेसिपिएंट्स के कुछ ब्लड ग्रुप्स भी लिखे हुए हैं। ये अपने आप में एक लॉन्ग टॉपिक है कि कौन से ब्लड ग्रुप किस रेसिपिएंट्स को हम दे सकते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा रेसिपिएंट ले सकता है। रीजंस के साथ सारे एक अलग से क्लासेस होते हैं, इसके वो अलग से क्लास होंगे। ओके, इसमें मैंने ओवरऑल बस दिखाया है कि जो यूनिवर्सल डोनर है लाइक ओ ब्लड ग्रुप, जो कि कोई रेसिपिएंट कोई भी हो, अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सबको दे सकते हैं। एंड रेसिपिएंट अगर ए बी हो और डोनर कोई भी हो बट ए बी रेसिपिएंट किसी का भी ब्लड ले सकता है। सो एबीओ कॉम्पेटेबिलिटी, आरएच कॉम्पेटेबिलिटी एंड ऑल, ये सब दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे। यहाँ पे बस हमें देखना है कि यूनिवर्सल डोनर मैंने दे रखा है एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, बट अलग जो ब्लड ग्रुप्स हैं उन वो भी डोनर किस किस को दे सकते हैं एंड रेसिपिएंट किस किस अदर ब्लड ग्रुप्स को ले सकते हैं, वो भी एरो से दिखाया गया है। ओके, नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे सबसे पहले अगर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इंडिकेशन होते हैं कुछ को कि कब ब्लड देने हैं। लाइक अगर किसी पेशेंट्स को ब्लड लॉस है, ऑब्वियसली ब्लड लॉस के चांसेस हैं तो ब्लड तो देना ही है। लाइक अगर कोई पेशेंट्स एक्सीडेंट या ट्रोमा से आया है तो ब्लड लॉस हुआ होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है उनको। एंड किसी पेशेंट्स अगर कोई सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो ब्लड लॉस के चांसेस वहाँ भी है, तो वहाँ भी प्रिपेयर रहना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। एंड अनदर थिंग इज एनीमिक। अगर पेशेंट्स के बॉडी में जो है ब्लड का जो फॉर्मेशन है वही कम है किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, इधर कैंसर और एनी रीनल प्रॉब्लम, तो उनको भी ब्लड की ज़रूरत है। सो अगर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस तो भेजना ही है देखने के लिए कि एचबी लेवल कितना है, बट मोस्टली हम पेशेंट्स को देख के एचबी लेवल अगर ज़्यादा कम है तो देख के भी पता चल जाता है। लाइक पेशेंट्स जो है वो पेल दिखते हैं, फटीग होंगे, उनको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली थकान महसूस होती है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा एंड हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा, तो देख के भी हम पता कर सकते हैं। सो नाउ अगर एचबी लेवल की बात करें हम, तो एचबी लेवल मेल का जो नॉर्मल होता है 14 to 18 ग्राम पर डीएल है एंड फीमेल का 12 to 16 ग्राम पर डीएल है। अगर नॉर्मल लेवल से कम एचबी किसी पेशेंट्स में है और वो भी एक रेंज है लाइक 7 to 8 ग्राम पर डीएल से कम है, देन इट्स इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट अगर नियर बाय नॉर्मल लेवल के है, कम है, तो हम डाइटरी मैनेजमेंट से कंप्लीट कर सकते हैं लेवल को। बट 7 to 8 ग्राम पर डीएल से कम है तो देन दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, नाउ हमारे पास पेशेंट्स आ गए, पेशेंट्स डेफिसिट है, एचबी कम है उनमें एंड इंडिकेशन भी हो गया कि उनको ब्लड चढ़ाने हैं। फिजिशियंस ने पूरे लाइक चेकअप हो गए हैं उनके फिजिशियंस के थ्रू। देन पेशेंट्स हमारे पास आए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो जो एक रजिस्टर्ड नर्स है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, उन्होंने पेशेंट्स को लाइक एडमिट है वो, और अब उनको क्या क्या स्टेप्स करने हैं फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो हम देखते हैं। ओके, नाउ स्टेप वन इज पेशेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड। हमारे पास पेशेंट्स हैं, अब पेशेंट्स के क्या ब्लड ग्रुप हैं और हमें ब्लड बैंक से कौन से ब्लड ग्रुप चाहिए, उसके लिए क्या करना होता है कि पेशेंट्स को हम क्रॉस मैचिंग वाइल्स में सैंपल लेते हैं फॉर द ब्लड बैंक टू क्रॉस मैच की पेशेंट्स को कौन से ब्लड ग्रुप चाहिए। तो हमने क्रॉस मैचिंग वाइल्स में ब्लड ले लिए पेशेंट्स के एंड विद फॉर्म विच इज़ फिल्ड बाय फिजिशियन हम पेशेंट्स को साथ वाले के साथ वो फॉर्म दे के भेजते हैं ब्लड बैंक। देन वहाँ पे ब्लड बैंक क्या करते हैं कि वो उनके जो ब्लड पेशेंट्स के हैं क्रॉस मैच करते हैं कि ये इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है और हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। देन वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यस ब्लड अवेलेबल है, तो हम आगे का प्रोसेस फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप 2, हॉस्पिटल्स में तब तक हम पेशेंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं इतने वक्त में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट्स का नीड आईवी एक्सेस। ऑब्वियसली ब्लड चढ़ाने के लिए हमें
एक आईवी एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। सो आईवी एक्सेस हमें पेशेंट्स को आईवी एक्सेस करना है, लाइक कैनुला लगाना है। ओके, सो जो कैनुला हम यूज कर रहे हैं वो 18 गॉज या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। रीजन इज दैट अगर हम स्मॉल कैनुला यूज करते हैं लाइक येलो एंड ऑल, तो उसके छोटे कैनुला की वजह से आरबीसीज ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हमें ऑलवेज प्रेफर करना है, वेन्स अगर अच्छी हैं तो हमें 18 गॉज या फिर उससे ज़्यादा की कैनुला ही यूज करें। नाउ अनदर आईवी एक्सेस शुड ऑल्सो प्रेजेंट। यस, अनदर आईवी एक्सेस क्यों प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्यों, क्योंकि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं पेशेंट्स के एंड उसी टाइम पेशेंट्स के रूटीन मेडिकेशन के भी टाइम हो गए हैं, तो हमें उसी पोर्ट से मेडिकेशंस नहीं देने हैं। ओके, क्योंकि ब्लड के साथ हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। इट विल नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि रिएक्शन हो सकते हैं। सो हमें अनदर आईवी एक्सेस ऑलवेज प्रिपेयर रखना है। अगर उनके रूटीन मेडिकेशन का वक्त भी वही होता है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो हमें अनदर पोर्ट से देना है। एंड वन मोर रीजन कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे रिएक्शन हो गए पेशेंट्स को, तब भी हमें मेडिकेशन देना पड़ेगा। सो उसके लिए भी हमें दूसरा आईवी एक्सेस चाहिए। सो हमेशा याद रखें, अगर पॉसिबल है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे 2 आईवी पोर्ट, 2 आईवी एक्सेस होना चाहिए पेशेंट्स में। ओके, नाउ हमेशा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कंप्लीट होने के बाद, हमेशा NS 0.9% से ही फ्लश करना है ट्यूबिंग को आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रीजन इज दैट कि अगर हम डेक्सट्रोज या फिर अनदर जो फ्लूइड है हमारे पास आईवी फ्लूइड, उनसे अगर हम फ्लश करते हैं तो लाइक आरबीसीज में क्लम्प अप टुगेदर, तो आरबीसीज को खतरा हो सकता है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो हमेशा 0.9% NS ही यूज करना है। नाउ ये हमने पेशेंट्स इधर प्रिपेयर किए, कैनुला एंड ऑल ये सब लगा के। नाउ स्टेप 3 में हमारे पास अब आ चुका है ब्लड बैंक से, तो आगे क्या करना है, इन्फॉर्म कंसेंट। सबसे पहले कि हमें एक कंसेंट पेपर होता है, उस पर साइन लेना है पेशेंट्स के एंड पेशेंट्स के साथ वाले जो होते हैं एक अटेंडेंट, उनको सब कुछ बताना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, पेशेंट्स को जा रहा है और इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इस दौरान, क्या क्या ब्लड रिएक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, उनका साइन लेना है। देन आफ्टर विल स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक 1 यूनिट एट अ टाइम। एक बार में हम 1 यूनिट दे सकते हैं पेशेंट्स को, प्रेफर करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, नाउ स्टार्ट ट्रांसफ्यूजन विद इन 20 to 30 मिनट्स। ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लड जो है अगर हम ब्लड बैंक से हमारे पास अगर आते हैं, देन विद इन कितने मिनट्स के अंदर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शंस में आपको 20 to 30 मिनट्स भी मिलेंगे, 1 आवर भी मिलेंगे, और भी कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट यू हैव टू टेक इन 20 to 30 मिनट्स। ओके, क्यों यहाँ भी है रीजंस, लाइक हम ज़्यादा देर तक ब्लड को बाहर नहीं रख सकते। अगर हम टाइम कंप्लीशन का भी अगर हम देखें कि कब तक हमें ख़त्म कर देना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओवरऑल, तो वो भी 4 आवर्स ही है, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स। हम ज़्यादा देर तक बाहर ब्लड को नहीं रख सकते, क्योंकि ब्लड बैंक में जो है ब्लड वो रेफ्रिजरेटर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रहते हैं, और वहाँ से बाहर निकालने के बाद ब्लड को अगर हम डिले करके बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं या फिर काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो इनसे जो है ब्लड में बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम कॉन्टामिनेटेड ब्लड दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो सेप्टिसेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमेशा अवॉइड करना है डिले को ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसलिए इमीडिएटली अगर ब्लड बैंक से हमारे पास ब्लड आते हैं तो हमें इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज करना होता है। नाउ अगर हमारे पास अब ब्लड आ गए तो क्रॉस कंसेंट लेने के बाद अब हमें और भी चीज़ें मैच करनी होती है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी आता है लाइक हाउ मेनी RN शुड बी रिक्वायर्ड देयर, तो 2 RN ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि एक प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को एंड 1 RN इज रिक्वायर्ड फॉर मैचिंग एवरीथिंग। मैचिंग व्हाट, लाइक विल सी। सबसे पहले तो डॉक्टर एडवाइस देखना है, हमारे पास होनी चाहिए ऑफ कोर्स। पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन, वही पेशेंट है या नहीं है, या फिर जो ब्लड बैंक से इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट से रिलेटेड आया वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मैच करना है। पेशेंट्स ब्लड टाइप एंड डोनर्स टाइप एंड RH फैक्टर, एवरीथिंग शुड बी मैच्ड लाइक केयरफुली, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई तो ब्लड रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ डेट ऑफ कलेक्शन एंड एक्सपायरेशन डेट, या इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि एक्सपायरेशन डेट भी कई बार मिस्टेक हो सकते हैं। सो ये भी बहुत ध्यान से देखना है। एंड ब्लड क्लॉट्स एंड डैमेज ब्लड बैग्स, ये भी देखना है कि हमारे पास जो ब्लड बैग आए हैं वो डैमेज तो नहीं है, उसमें RBCs हमें क्लम्प तो नहीं दिख रहे हैं, ये सब। नाउ स्टेप 4,
पेशेंट्स बेड साइड। अब हम जाते हैं ब्लड लेके, हमने एवरीथिंग मैच कर लिया है अच्छे से। नाउ इट्स कंपैटिबल ब्लड ग्रुप वी आर हैविंग फॉर द पेशेंट। नाउ विल गो टू द पेशेंट बेड साइड। वहाँ जाने के बाद पेशेंट्स का हमें बेस लाइन वाइटल साइन चेक करना है। ओके, ये जरूरी है क्योंकि ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर एंड वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अगर होता है ब्लड रिएक्शन एंड ऑल तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें यहीं से पता चलेगा। तो टेम्परेचर बेस लाइन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट। और एक चीज और चेक कर लेना है, हार्ट डिजीज एंड किडनी फेलियर, चेक फॉर इट। लाइक ऑब्वियसली फिजिशियंस आर नोइंग अबाउट इट। अगर ऐसा है तो हमें एक बार क्रॉस चेक भी करना है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड जो हम बोलते हैं वो इसमें अगर है तो ऐसे पेशेंट्स को वो दिक्कत कर सकते हैं। सो विल चेक फॉर इट ऑल्सो। नाउ पेशेंट्स के साथ वालों को ऑब्वियसली कंसेंट के दौरान ही हमने ओवरऑल सब कुछ बता दिया था कि क्या रिएक्शन हो सकते हैं, एंड हम कंसेंट ले रहे हैं तभी हम ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं। बट क्या सिम्टम्स उनमें दिखेंगे तब वो हमें नोटिफाई करें, एंड ये भी हमें उन्हें समझाना है। सो वो सिम्टम्स उनको क्या क्या दिख सकते हैं, लाइक स्वेटिंग हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड इचिंग। तो इन सभी लक्षण अगर उनमें दिखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो ऑब्वियसली पेशेंट्स को हमें तुरंत ही कंसिडर करना है एंड तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। ओके, नाउ स्टेप 5, स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। Now we hang the just blood and we are now starting the blood transfusion. So for the first 15 minutes what we have to do, वहाँ ब्लड का जो रेट है वो हमें 2 ml पर मिनट रखना है। क्यों? स्टार्टिंग के 15 मिनट्स इज मोस्ट क्रूशियल टाइम, क्योंकि उस वक्त ही मोस्टली ब्लड रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। सो जो 15 मिनट्स हैं उसमें हम बहुत कम बॉडी को ब्लड दे रहे हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन होता है तो हमने कम ही ब्लड दिया है तो पेशेंट्स को कम हार्म होगा। और अगर हमने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया और वो रिएक्शन भी कर गया तो पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होगी। सो स्टार्टिंग में हम बहुत कम ड्रॉप देते हैं ब्लड्स के 2 ml पर मिनट, सो दैट कि अगर रिएक्शन हो भी रहा है तो हमने पेशेंट्स के बॉडी में ज़्यादा वो ब्लड इन्फ्यूज नहीं किया है। ओके, नाउ आफ्टर 15 मिनट्स वी हैव टू चेक द वाइटल साइंस एवरी 30 मिनट्स, देन आफ्टर एवरी आवरली। इट्स डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स, बट या इट्स नेसेसरी to keep eyes on the vital signs and all. Okay, so patients agar if they are tolerating well blood, then we just increase the rate also. Okay, नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म हो गया है नॉर्मली अच्छे से। देन हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होने के बाद भी हम वाइटल साइंस चेक करेंगे एंड उसको नोट करेंगे। और जो ट्यूब्स में हमारे ब्लड्स रह गए हैं उसको हम फ्लश करेंगे विद 0.9% नॉर्मल सेलाइन, एंड ब्लड बैग को अप्रोप्रिएट बिन में डिस्कार्ड करेंगे विद हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, एंड उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। यस, डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट करेंगे। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे हमने पेशेंट्स का अच्छे से कर दिया है। नाउ इफ ब्लड रिएक्शन हैपन्स देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। नाउ ब्लड रिएक्शन, ऑब्वियसली हमने जो रेसिपिएंट हैं डोनर के ब्लड उनके बॉडी में गए हैं, बट जो रेसिपिएंट का बॉडी है वो ब्लड के आरबीसीज में भी हो सकते हैं, WBCs हो सकते हैं, उन पे अटैक किया उन्होंने, लाइक दे आर नॉट कंपेटेबल, दे आर ट्रीटिंग एज एन फॉरेन, तो हमें ब्लड रिएक्शन देखने को मिलता है। लाइक फर्स्ट है हम लेते हैं एक्यूट हीमोलिटिक। ओके, एक्यूट हीमोलिटिक जिसमें क्या होता है कि आरबीसीज ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे जो रेसिपिएंट्स के बॉडी इम्यून सिस्टम है वो उसने आरबीसीज पे अटैक किया है, सो देयर इज एन एक्यूट हीमोलिटिक। इस रिएक्शन में क्या होता है कि पेशेंट्स विल बी हैविंग लाइक फीवर्स, चिल्स, बैक पेन एंड हाइपोटेंशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट। ओके, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। सो विल जस्ट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। वैसे तो कोई भी ब्लड रिएक्शन या कुछ भी दिक्कत पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान दिखता है तो सबसे पहले वी हैव टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये बनते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हो रहा है तो हमें क्या करना है इमीडिएटली। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स है वो टिक करते हैं नोटिफाई द फिजिशियंस। नो, इससे भी इंपॉर्टेंट सबसे पहला चीज़ है हमें कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, देन आफ्टर विल नोटिफाई द फिजिशियन। ओके, सो हमने देख लिया एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन। देन नेक्स्ट कम्स द फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये नॉन हीमोलिटिक है, इसमें आरबीसीज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो रेसिपिएंट्स के इम्यून सिस्टम है उन्होंने WBC पे अटैक किया है एंड पेशेंट्स इज हैविंग फीवर, चिल, हेडेक एंड फ्लशिंग। सो यहाँ भी स्टॉप द
transfusion immediately, then inform or notify the physician. Next one is the allergic. Allergic में क्या होता है कि patients showing symptoms like hives, rashes, itching, flushing, urticaria and all. तो इसमें भी stop the transfusion immediately. If the allergic reaction progress, then it will cause the anaphylaxis reaction. So allergic reaction progression leads to the anaphylaxis, and along with all hives, itching and flushing, patient will show some respiratory symptoms also like dyspnea, bronchospasm and all. ठीक है, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करना है. नोटिफाई द फिजिशियन. आफ्टर नोटिफाइंग द फिजिशियन, डेफिनेटली इफ इट रिक्वायर्स एनी मेडिकेशन एंड ऑल, इफ दे आर एडवाइसिंग, देन विल हैव टू एडमिनिस्टर इट टू द पेशेंट्स. ओके, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो फेब्राइल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन. Now comes to one more reaction type, that is the GVHD, that is the graft versus host disease. Happens days to weeks after the blood transfusion. Okay, इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी पे रैसेस होते हैं, फीवर आते हैं पेशेंट्स के, एंड ये बहुत ही रेयर है, वैसे तो बहुत कम होते हैं, एंड ये होते हैं तो डेज टू वीक्स आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, नाउ सेप्टिसेमिया हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि किसी भी वजह से अगर कंटामिनेटेड ब्लड हमने पेशेंट्स को दिया है तो ऑब्वियसली इट विल कॉज सेप्टिसेमिया टू द पेशेंट्स. सो इससे भी हमें बचना है, पेशेंट्स के ब्लड को लाइक कंटामिनेट होने से बचाना है. ओके, कंटामिनेटेड में भी कि इसमें हमें पेशेंट्स के ब्लड को बहुत देर तक बाहर नहीं रखना है, एंड चेक करना है कि कंटामिनेटेड ब्लड लाइक किसी डोनर का जो ब्लड है वो किसी डिजीज लाइक HIV, HbCC इनसे कंटामिनेटेड तो नहीं है. ओके, नाउ इफ रिएक्शन ऑकर्स, ऑब्वियसली जो हमने देख लिया रिएक्शन होता है तो द सेम स्टेप्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव रिटन हियर. लेट्स रीड इट वंस. इमीडिएटली स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोट द टाइम. या इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट द टाइम. रिएक्शन टाइम वी हैव टू नोट. नाउ रिप्लेस विथ न्यू ट्यूबिंग्स एंड NS 0.5% ऑन फ्लो टू कीप द IV एक्सेस. नोटिफाई द डॉक्टर्स, ब्लड बैंक, या डॉक्टर्स के अलॉन्ग हमें ब्लड बैंक भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है उनको कि ये ब्लड जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उससे पेशेंट्स को रिएक्शन हुए हैं. ओके, नाउ वॉच पेशेंट केयरफुली एंड मॉनिटर वाइटल्स. ऑफ कोर्स इफ सम मेडिकेशन एडवाइस फॉर ब्लड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन वी हैव टू एडमिनिस्टर इट. समटाइम्स ब्लड इन्वेस्टिगेशन हैव टू रन. ऑफ कोर्स जो पेशेंट्स को रिएक्शंस हुए किस वजह से हुए वो चेक करने के लिए समटाइम्स फिजिशियंस राइट द सम इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट पेशेंट्स. तो हमें वो इन्वेस्टिगेशन भी भेजने होते हैं, एंड जो रिमाइनिंग ब्लड है उनको डिस्कार्ड नहीं करना है. डू नॉट थ्रो इट, क्योंकि वो रिमाइनिंग ब्लड बैंक रिटर्न बैक जाता है, एंड देयर ब्लड बैंक पीपल्स इन्वेस्टिगेट और चेक व्हाट हैपन्स रॉन्ग. ओके, ये सब हमें आफ्टर रिएक्शन प्रोसीजर करने होते हैं. एंड ऑफ कोर्स वन important thing, that is the documentation. Documentation is necessary कि किस टाइम पे रिएक्शन हुआ, कितना ब्लड वॉल्यूम पेशेंट्स के बॉडी में गया था, and vital signs and all. So documentation is must. Then after, yeah, this is all about the blood transfusion, how we are going to transfuse blood to the patients, what all nurses should do there, and if reaction happens, then what we have to do. Okay, I hope this video will help you guys. Thanks, bye bye.